अच्छा, अब जो शॉक्स है ना उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। हाइपोवॉल्यूमिक होता है, न्यूरोजेनिक, एनाफिलेक्टिक और सेप्टिक शॉक्स। ठीक है, सबसे पहले हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखते हैं। हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाए। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वो होता है जिसमें ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से, मतलब ब्लड लॉस की वजह से मेनली ये होता है। इसके जो डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं वो होता है हेमरेज। हेमरेज मतलब ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होगा तो आपका जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। जब प्रेशर ही कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ ये होते हैं कि अगर आपका प्लाज्मा लॉस हो जाए, ठीक है, ज़्यादा प्लाज्मा लॉस, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी बॉडी से कम हो जाए, उसकी वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। उसके अलावा अगर बर्न्स हो जाएं बॉडी में, स्किन पे, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, इसमें वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो या डायरिया वगैरह हो। ठीक है, उसके अलावा किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक में ये होता है कि ब्लड मतलब वैसे तो इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें ब्लड लॉस नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो वेसल्स है ना उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड होने के बावजूद भी जो हमारी सर्कुलेशन है ना वो फिल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका मेजर कॉज ये होता है कि हमारी जो वेसल्स होती है ना उनकी एक टोन होती है। तो वेसल्स की जब टोन ख़त्म हो जाए ना बॉडी में तो वेजो डायलेशन हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक में चली जाती है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। जब किसी बंदे को एनेस्थीसिया दिया जाता है, डीप जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो वेजो मोटर सेंटर्स जो है ना उनका काम, वो काम करना मतलब कम कर देते हैं और साथ वेजो मोटर पैरालिसिस हो जाती है। इसी तरह ब्रेन डैमेज, अगर किसी को जो है सर में कोई चोट लगती है उसकी वजह से भी उसका ब्रेन डैमेज होता है और फिर उसको वो न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एनाफ्लेक्टिक शॉक है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो कि एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है, तो हमारे जो बॉडी के मैस्ट सेल्स और बेजोफिल्स होते हैं ना वो फिर हिस्टामिन और इस तरह की सब्सटेंसेस रिलीज़ कराते हैं। और ये करते क्या हैं, ये भी आपकी कार्डिक आउटपुट को कम कर देते हैं और आर्टीरियल प्रेशर को भी कम कर देते हैं। वेसल्स को डायलेट कर देंगे ताकि वीनस रिटर्न भी कम हो जाए, और कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को भी ज़्यादा कर देते हैं और उससे भी फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है और बॉडी शॉक में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आखिरी है वो है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में ये होता है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होती है, बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में अगर फैल जाए तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसके कॉजेज़ कोई भी हो सकते हैं। आपके किसी भी ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इसकी एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि बाकी जो शॉक्स होते हैं ना हमारे, उनमें कार्डियक आउटपुट कम होती है, लेकिन इसमें जो है ना आपकी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, हाई फीवर होता है और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। बस।